नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबर दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गाजीपुर से। बड़ी खबर का सीधे रुख करते हैं। सबसे पहले जहां मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी नहीं हो सकी है। एमपीएमएलए कोर्ट में आज मुख्तार अंसारी को पेश होना था, गवाही देनी गई थी, लेकिन आज उसकी पेशी नहीं हो पाई। 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ था। उस पूरे मामले में आज ये पेशी होनी थी। हमले में मुख्तार अंसारी के गनर और ड्राइवर की मौत हुई थी। मोहम्मदाबाद क्षेत्र के उसरी चट्टी पर यह हमला हुआ था। मामले में ब्रजेश सिंह मुख्य आरोपी हैं, वहीं मुख्तार अंसारी हैं आई विटनेस। खराब मौसम की वजह से 3 जनवरी और 10 जनवरी को भी गवाही नहीं हो पाई थी और अब कोर्ट निर्धारित करेगी अगली तारीख कि आखिर अब अगली सुनवाई कब होगी इस मामले में और कब मुख्तार अंसारी की गवाही ली जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब बिजनौर की, जहां पर बीजेपी नेता की गुंडाई का एक मामला इस वक्त सामने आया। यहां पर बताया जा रहा है कि पूर्व सांसद के बेटे और विधायक मनमानी कर रहे हैं, कानून को अपने हाथ में लेकर अपने हिसाब से घुमा रहे हैं। आलम यह है कि बीजेपी नेता के खिलाफ पार्टी की ही महिला कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में धरने पर बैठ गई। बता दें कि अमानगढ़ के पास हो रहे निर्माण के मामले को लेकर उपजे विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है और शाम होते होते डीएफओ बिजनौर ने भी एसपी और विभागीय उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर खुद के साथ अभद्रता होने और फर्जी तहरीर के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। डीएफओ ने बताया कि 2 दिन पहले जब मौके का निरीक्षण करने गए तो बढ़ापुर विधायक के निजी सहायक ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद उनके साथ अभद्रता की और फर्जी तहरीर देने के लिए दबाव बनाया। हालांकि पुलिस पर भी आरोप है कि इस पूरे मामले में विभाग ने भी कोई ठोस एक्शन नहीं लिया, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह पुलिस के मुखिया और विधायक के बीच नजदीकियां बताई जा रही हैं। तो बिजनौर से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर अमानगढ़ के पास निर्माण को लेकर यह पूरा मामला चल रहा था। पूर्व सांसद के बेटे और विधायक मनमानी करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं और कानून को अपने हाथ में लेकर अपने हिसाब से वो घुमा रहे हैं। यहां तक कि इस पूरे मामले में अब बीजेपी नेता के खिलाफ पार्टी की ही महिला कार्यकर्ता जो है वो सैकड़ों की संख्या में धरने पर बैठ गई हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता फैजल खान इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। फैजल, क्या कुछ है पूरा मामला, एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। महिला मोर्चा बीजेपी की अध्यक्ष अनिता चौहान, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि उनके जो परिवार है, परिजनों पे एक तो झूठा मुकदमा लिखाया गया और जो निर्माणाधीन मकान था उसको गिराने का सीधा आरोप लगाया जा रहा है। अगर बात की जाए अनिता चौहान से हमने बात की तो उनका सीधा कहना है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी हमारी कोई मदद नहीं की गई। जी, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की क्या कुछ भूमिका अभी तक नजर आई है फैजल? देखिए, अगर बात करें पुलिस की तो कहीं ना कहीं पुलिस भी दबाव में नजर आ रही है, क्योंकि जिन पर आरोप लग रहा है वो खुद मौजूदा विधायक हैं और विधायक में भी दबंग विधायक कहा जाता है सुशांत सिंह को। तो कहीं ना कहीं पुलिस अभी हल्का हाथ रख रही है और अब जो एसपी हैं दिनेश सिंह, उनका साफ कहना है कि जांच चली है, जब जांच हो जाएगी जब ही हम कार्रवाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, शुक्रिया फैजल तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ चलिए बिजनौर के बाद अब खबर में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां पर मोटर क्राफ्ट कार शोरूम में लूट का मामला सामने आया। रात को गार्ड को बंधक बनाकर 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लिंक रोड थाना क्षेत्र स्थित है ये पूरा शोरूम, जहां पर लूट की ये पूरी वारदात इस वक्त सामने आई है। 3 बदमाश वहां पर रात को पहुंचे और गार्ड को बंधक बना लिया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे गाजियाबाद से, जहां पर मोटर क्राफ्ट कार शोरूम में ये लूट की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया बदमाशों के द्वारा। लिंक रोड थाना क्षेत्र स्थित है ये पूरा शोरूम, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया बदमाशों के द्वारा। दिनांक 15 तारीख को मध्य रात्रि में 2:30 बजे के करीब 3 अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक कार शोरूम के अंदर घुस करके दोनों गार्डों को बंधक बना करके लूटपाट की घटना की गई। उनके उस संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज और अन्य आधारों पर बदमाशों की पहचान की।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब लखनऊ से अगली खबर की, जहां पर फ्यूचर टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी 17 से 26 मार्च तक इकाना स्पोर्ट्स सिटी में इसका आयोजन किया जाना है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, साथ ही 25,000 अमेरिकी डॉलर इसकी इनामी राशि रखी गई है। राजधानी लखनऊ अब स्पोर्ट्स हब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ का इकाना स्टेडियम, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फ्यूचर टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी लखनऊ के इकाना स्पोर्ट्स सिटी में। इसका आयोजन होगा 17 मार्च से लेकर 26 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा और इनामी धनराशि जो रखी गई है वो 25,000 अमेरिकी डॉलर है। अब इस खबर से कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि राजधानी लखनऊ जो है वो लगातार स्पोर्ट्स हब बन रहा है अब एक एक करके। तो फ्यूचर टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी 17 मार्च से 26 मार्च तक इकाना स्पोर्ट्स सिटी में इसका आयोजन किया जाएगा। अब 25,000 अमेरिकी डॉलर इनाम के लिए राशि रखी गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे लखनऊ से। फ्यूचर्स टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी का मौका जो है वो लखनऊ को मिला है। 17 मार्च से 26 मार्च तक लखनऊ के इकाना स्पोर्ट्स सिटी में इसका आयोजन होना है और 25,000 अमेरिकी डॉलर इसकी इनाम की राशि रखी गई है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली के, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लगातार जारी है। एनडीएमसी सेंटर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई दिग्गज पदाधिकारी इस वक्त बैठक में मौजूद है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल इस वक्त बैठक में मौजूद है। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी बैठक में मौजूद हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र पटेल भी बैठक में मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी बैठक में शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं बैठक में। 2024 लोकसभा चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन इस बैठक में होगा और खासतौर पर देखा जाए तो साल 2023 में जिन 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं रणनीति बनती हुई नजर आएगी। और साथ ही 2024 में जिन लोकसभा सीटों पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं खिला पाई, वो सीटें या जहां पर बहुत कम वोटों के अंतर से जीत पाई, वो सीटें सबसे पहले उन पर मंथन होगा कि आखिर वहां पर किस तरीके से कमल खिलाया जा सके और लोगों में किस तरीके से भूमिका रहेगी, क्या कुछ रणनीति रहेगी। इन तमाम चीजों को लेकर ये मंथन इस वक्त किया जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही है। 2 दिनों की ये बैठक है। कल ये बैठक शुरू हुई थी। दिल्ली बीजेपी कार्यालय से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश हर वक्त सशक्त हो रहा है। भारत अब कोरोना से सुरक्षित है। कोरोना काल में पीएम मोदी का नेतृत्व सराहनीय रहा है। कोरोना काल में हमने कई देशों की मदद की है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम बातें धर्मेंद्र प्रधान ने कही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमने कई देशों की मदद की है। कोरोना काल में पीएम मोदी का नेतृत्व जो है वो सराहनीय रहा है। भारत अब कोरोना से सुरक्षित है। देश हर वक्त सशक्त हो रहा है, मजबूत हो रहा है। ये तमाम बातें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कही गई। आज पहला सत्र में सामाजिक आर्थिक संकल्प पत्र अभी पारित हो रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा रखी गई इस प्रस्ताव को दक्षिण के हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसदीय व्यापार तथा विदेश
विभाग की राज्य मंत्री आदरणीय वी मुरलीधरन जी और हरियाणा के पार्टी के लोकसभा के सदस्य आदरणीय बहन सुनीता दुग्गल जी ने समर्थन किया। सदन उस प्रस्ताव को पारित कर रहा है। मित्रों, मैं अगर इस प्रस्ताव के कुछ मुख्य अंश आपके सामने रखूं, पिछले 8 सालों में 8.5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में एक समावेशी, सर्वस्पर्शी, आत्मनिर्भर समाज बनाने के लिए जो 2014 में पहला ही वक्तव्य में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे सरकार सबका साथ सबका विकास की दायित्व लेगा, वो केवल हमारे लिए एक नारा नहीं था, एक दर्शन था, एक फिलोसफी था। पिछले 8 सालों में विशेष करके आर्थिक पक्ष हो या उस आर्थिक नीतियों के कारण उत्पन्न सामाजिक प्रभाव हो, जिसमें समाज अधिकार की विषय रखने वाला समाज, हक की लड़ाई लड़ने वाला समाज आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी है, सशक्तिकरण की ओर बढ़ी है, एम्पावरमेंट की ओर बढ़ी है। दिल्ली के टीचर्स की विदेश में ट्रेनिंग के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार और एलजी विनय सक्सेना एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि समय सबसे ज्यादा बलवान होता है। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कल बदलेगी। कल भगवान ने चाहा तो केंद्र में हमारी सरकार होगी। तो ये बार बार जो ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं, इसीलिए तो लगाए जा रहे हैं, नीयत खराब है, फिनलैंड टीचर्स को भेजने नहीं देना चाहते। आज मैं ये लेके आया हूं महोदय, बीजेपी वालों के कितने एमपीज ऐसे हैं, ये पूरी लिस्ट है, जो खुद विदेशों में पढ़ के आए हैं। इनकी कभी इनके माँ बाप ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करी? कितने एमपी ऐसे हैं जो खुद विदेशों में पढ़ के आए हैं? इनके कितने एमएलए ऐसे हैं जो खुद विदेशों में पढ़ के आए हैं? कभी इनके माँ बाप ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करी? ये बच्चे हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के, बीजेपी वालों के बच्चे, जिन के बच्चे अभी विदेशों में पढ़ रहे हैं। मेरे को इससे कोई एतराज नहीं है, मैं किसी की शिक्षा के खिलाफ नहीं हूं। बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले, जिसको भगवान ने अच्छा दिया जिंदगी में, वो अपने बच्चों को भेजे, जरूर भेजे। अच्छी से अच्छी शिक्षा सबके बच्चों को मिलनी चाहिए। मैं इसके विरोध में नहीं हूं कि इन्होंने क्यों भेजा, मैं इसके विरोध में हूं कि अगर तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो तो गरीबों के बच्चों की अच्छी शिक्षा के खिलाफ क्यों हो तुम लोग? अगर हम अपने बच्चों को, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो तुम रोकने वाले कौन होते हो? गरीबों के, इस जात के, उस जात के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं लेने देंगे। ये विदेश कैसे जा सकते हैं? पढ़ो, एलजी साहब ने लिखा है इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। ये एलजी साहब की नोटिंग है, इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। अरे क्यों करा ले इंडिया में ट्रेनिंग? हम कम हैं किसी से? गरीबों के बच्चे कम हैं किसी से? गरीबों के बच्चे हैं तो इंटेलिजेंट नहीं है क्या? क्यों करा ले? हम तो अपने बच्चों को फिनलैंड भेजेंगे। पूरी दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा फिनलैंड के अंदर मिलती है, सबसे अच्छी, ये सबको पता है। फिनलैंड पूरी दुनिया में शिक्षा में नंबर 1 है। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब संभल की, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के एक बार फिर से बिगड़े बोल सामने आए। शफीकुर रहमान बर्क ने मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की है। मुसलमानों में बदला लेने की ताकत नहीं है, ऐसा कहना है शफीकुर रहमान बर्क का। शफीकुर रहमान बर्क ने देश में माहौल खराब करने की कोशिश अब एक बार फिर वो कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई सारे ऐसे बयान हैं जो इस तरीके के उन्होंने दिए हैं, माहौल को खराब करने की कोशिश उन्होंने की अपने बयानों के जरिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये देश में सभी धर्म के मानने वाले लोगों का है,
ट्रेन में मुस्लिम व्यक्ति की दाढ़ी पकड़कर मारने के मामले पर मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। शफीकुर रहमान बर्क ने पीएम मोदी से सीधा सवाल पूछा है। अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर छात्रों के दो गुटों में झड़प का मामला सामने आया। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। कैंपस में छात्रों के दो गुटों में मारपीट हुई। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया और पूरा मामला शांत कराने की कोशिश की है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में दो छात्रों के गुट जो हैं वो आपस में भिड़ गए। कैंपस में छात्रों के दोनों गुटों में काफी मारपीट हुई और जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी लगी, पुलिस वहां मौके पर पहुंची और छात्रों पर लाठीचार्ज किया। लखनऊ में छात्रों के दो गुटों में झड़प देखने को मिली है। पुलिस वहां मौके पर पहुंची और छात्रों पर लाठीचार्ज भी पुलिस के द्वारा किया गया ताकि पूरा मामला शांत कराया जा सके। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय की। ये तस्वीरें जहां पर दो छात्रों में किस तरीके से मारपीट हुई है, दो गुटों के छात्रों में, और किस तरीके से नारेबाजी इस वक्त छात्र कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस भी वहां पर इस वक्त मौजूद है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। विरोध कर रहे थे तब मारा गया। विरोध कर रहे थे तब मारा गया। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की। ये तस्वीरें हैं जहां पर दो छात्रों के जो गुट हैं वो आपस में भिड़ गए। कई छात्रों को इस दौरान चोटें भी आई हैं। हालांकि पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी लगी, पुलिस वहां मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले को शांत कराने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई। हालांकि इस दौरान पुलिस ने मजबूरी में आकर लाठीचार्ज भी छात्रों पर किया ताकि जल्द से जल्द माहौल को शांत कराया जा सके। लखनऊ यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। विरोध कर रहे थे तब मारा गया। विरोध कर रहे थे तब मारा गया। विरोध कर रहे थे तब मारा गया। विरोध कर रहे थे तब मारा गया।
विरोध कर रहे थे तब मारा गया। तो न्यूज वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की ये तस्वीरें हैं जहां पर छात्रों के दो गुटों में काफी झड़प हुई, आपस में भिड़ गए दोनों गुटों के छात्र और इस दौरान कई छात्रों को चोटें भी आई हैं। मारपीट हुई है दो गुटों के छात्रों में और जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस वहां मौके पर पहुंची और ये पूरा मामला शांत कराने की कोशिश की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन छात्र जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर छात्र इस वक्त लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की तस्वीरें हैं जहां पर दो गुट आपस में भिड़ गए और अब कहीं ना कहीं ये छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता स्कंदिता मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। स्कंदिता, आखिर पूरा मामला क्या है? ये दोनों गुट आपस में क्यों भिड़े और साथ ही जो प्रदर्शन आप छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, वो किस लिए? स्कंदिता। चलिए स्कंदिता, आपके पास वापस आएंगे। आपकी आवाज अभी मेरे तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधेंगे। लेकिन लगातार ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। न्यूज वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, जहां लखनऊ विश्वविद्यालय में किस तरीके से बवाल हुआ है और जो छात्र वहां पर पढ़ाई करने के लिए पहुंचे उनके साथ में मारपीट हुई। दो गुटों के जो छात्र हैं वो आपस में मारपीट हुई, आपस में भिड़ गए दो गुट के छात्र और जिसके बाद में पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी लगी, पुलिस भी वहां मौके पर पहुंची। और लखनऊ से ही अगली खबर, जहां पर स्कूली वाहनों को लेकर डीएम की तरफ से सख्त आदेश दिए गए हैं। पहले एक्सीडेंट करने वाले ड्राइवर नहीं चलाएंगे स्कूली वाहन। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और बच्चों की सुरक्षा को लेकर डीएम सूर्यपाल गंगवार ने ये बड़ा आदेश दिया है कि जिन ड्राइवरों ने पहले एक्सीडेंट हो चुके हैं वो ड्राइवर स्कूली वाहन नहीं चलाएंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीएम सूर्यपाल गंगवार की तरफ से ये आदेश दिया गया है। अभिभावकों से भी अपील की गई है कि ड्राइवरों को रखने से पहले उनकी जांच करें, पड़ताल करें। डीएम का स्कूलों को भी कड़ा निर्देश। स्कूली वाहन चलाने वाले ड्राइवरों ने भी डीएम के इस फैसले को सही माना है। तो लगातार जिस तरीके से स्कूल की जो बसें होती हैं, स्कूल की वैन होती हैं, जो स्कूली वाहन होते हैं, उनके जो एक्सीडेंट की खबरें लगातार बढ़ रही थी, उनको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा आदेश दिया गया है डीएम की तरफ से। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर के डीएम लखनऊ ने एक निर्देश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि जो स्कूली वाहन चलाने वाले ड्राइवर्स हैं वो अगर पूर्व में उन्होंने कोई एक्सीडेंट किया होगा तो वो स्कूली वाहन नहीं चला पाएंगे। हमारे साथ तमाम ड्राइवर जो स्कूली वाहन चलाते हैं इससे मौजूद हैं। सर, डीएम लखनऊ ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा है कि जो स्कूल बच्चों का वाहन चलाते हैं अगर उन्होंने पूर्व में कभी एक्सीडेंट किया होगा तो उनको अनुमति नहीं दी जाएगी वाहन चलाने। इस फैसले को आप लोग कैसे मानते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये अच्छा फैसला है डीएम साहब का हमारे, कि अगर एक अपराधी ही गाड़ी चलाएगा तो बच्चों की सेफ्टी क्या करेगा। तो इसलिए मैं उनकी बात से सहमत हूँ और गार्जियन को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चा वो भेज रहा है तो हम किसके हाथ भेज रहे हैं, ड्राइवर कौन है, ड्राइवर का डीएल क्या है, सब कुछ देख के ही उसको अपने बच्चे को उसके दूसरे के हवाले करना। और लोग भी हैं, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? एक्सेप्ट है, सही बात है, सही बात है। जरूर चेक करना चाहिए, कोई नशे में तो नहीं है, कोई वैसे तो नहीं है। हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, जरूर होना चाहिए कि ड्रिंक तो नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग हैं ड्राइवर जो सुबह बच्चों को घरों से लेकर स्कूल में पहुंचाते हैं और शायद ये इतने जागरूक हैं कि इस फैसले को भी सराहना कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है जिसको लेकर के इनका कहना है कि ये फैसला डीएम के लखनऊ का बिल्कुल सही है।
लखनऊ से न्यूज इंडिया के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी ज्ञान के साथ। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।